तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की तबाही की। उत्तराखंड के तपोवन में हुए हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो। उत्तराखंड की त्रासदी में अब भी लापता हैं 174 लोग। हादसे के बाद से एनटीपीसी के 93 कर्मचारियों का भी कोई पता नहीं। ग्लेशियर हादसे में अब तक 32 शव बरामद, सिर्फ 8 शवों की ही हो पाई पहचान। तपोवन पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 3 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सबकी निगाहें और उम्मीद अब सुरंग पर टिकी हुई है, क्योंकि सुरंग में ही सबसे बड़ा राहत का काम चल रहा है। सुरंग में बताया जा रहा है कि 35 से ज़्यादा लोग जिंदा अंदर हो सकते हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार सुरंग से मलबा हटाने का काम चल रहा है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे का नया वीडियो भी आया है, जो कि तपोवन के विष्णुगाड डैम का है, जहां पर जिंदगियां अपने आप को बचाने में जुटी हुई थी, लेकिन जलजले में और पानी के सैलाब ने उनको भी नहीं बख्शा। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी अभी भी जिंदगी को बचाने की जंग जारी है। तपोवन के पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि दिन रात सुरंग से मलबा हटाने का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल उम्मीद की किरण अब तक नजर नहीं आई है। 7 तारीख को जो सैलाब आया था, उसका एक डरावना वीडियो भी आज सामने आया है, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आपदा कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी। उस भयानक हादसे के बाद से अभी भी 174 लोगों का कोई अता पता नहीं है। वे अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 32 शव बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल पूरा फोकस सुरंग में है, क्योंकि सुरंग में 35 लोग अंदर हैं, जिसमें एनटीपीसी के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, जहां सेना से लेकर आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें और स्थानीय पुलिस भी राहत कार्य में जुटी हुई है। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें तपोवन के विष्णुगाड पावर प्रोजेक्ट की हैं, जहां बांध के ऊपर तकरीबन आधा दर्जन लोग हैं, जो आपको काले लाल सर्कल के बीच दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर तपोवन बैराज के हादसे के बाद वहां पर जमा उस जलोढ़ की, उस गाद की हैं, जिसने इस डैम को पूरी तरह से लगभग पाट दिया है। अब यहां पर अलकनंदा डैम के किनारे से धौली गंगा बहती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि ये इलाका अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। कल 2 दिन पहले यहाँ पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह पहुँचे थे, और उनका भी यही कहना था कि अब इस गाद से कैसे निपटा जाएगा, इस गाद को कैसे हटाया जाएगा, ये समझ से परे है। तो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड ज़ीरो से, रक्षित सिंह और वरुण जैन, जो कि ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार पिछले 4 दिनों से हैं। लेकिन सबसे पहले हम उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का रुख कर लेते हैं। वे भी ग्राउंड ज़ीरो पर थे पिछले 2 दिनों से। अशोक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जो राहत कार्य चल रहा है, जो टनल में, कितनी उम्मीदें हैं वहाँ पर, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगले 2 से 3 दिन और लगेंगे जब वहाँ से मलबा हटाया जा सकेगा और ज़िंदगी की कोई निशान या लौ दिखाई दे? देखिए, जितना हमें शुरुआती दौर में उम्मीद थी, ऑफ कोर्स उसमें तो झटका लगा है, किंतु हमने उम्मीद छोड़ी नहीं है और हमारे जवानों का हौसला बुलंद है। हम लोग काम पे लगे हैं। यद्यपि मलबा बहुत ही ज्यादा निकलता जा रहा है, अब वहाँ पे बोल्डर्स भी आने लग गए हैं, फिर भी हमारी जो फोर्सेज हैं चारों जो लगी हुई हैं, सबके सब इस काम में लगे हैं और आगे जितना भी बड़ा टास्क है हम ऑपरेशन जारी रखेंगे। जी अशोक कुमार जी, ये कहा जा रहा था पहले कि टनल 2 के मुहाने से कुछ मीटर अंदर तक ये मलबा होगा
और उसको निकालने के बाद फिर हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब क्या खुदाई के बाद भी पीछे से और मलबा आता जा रहा है, कुछ ऐसे भी निशान मिल रहे हैं कि पीछे मलबा बहुत ज़्यादा दूरी तक है अंदर? देखिए एग्जैक्टली कितनी दूरी तक है इसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि और जो आपने कहा मलबा जितना हम खोद रहे हैं उतना वहां पे आ जा रहा है, इसका मतलब पीछे भी कोई फोर्स है जो इसे पुश कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि 180 मीटर के बाद टनल में एक 90 डिग्री का बेंड है राइट साइड को, तो उस बेंड पे उसको टी पॉइंट भी कहा जा रहा है। अगर हमारी उम्मीद यह है कि उसके आगे मलबा जिस फोर्स से यहाँ एंटर किया होगा इस साइड से, उसके आगे शायद ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा क्योंकि सामने बड़ा ब्लॉक आ गया ना, तब 90 डिग्री टर्न करना है उसको। तो इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि 180 मीटर के बाद 20-30 मीटर ही गया होगा, परंतु हम लोग 100 और 150 के बीच में अटके हैं और वहीं पे नया मलबा आ जा रहा है, तो इसलिए उसकी क्लियरेंस जारी है। उम्मीद हमने छोड़ी नहीं है और हम लोग लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। जी अशोक कुमार जी, अभी तक का आंकड़ा क्या है? कितने लोग अभी भी लापता हैं या कुछ नए लोग जुड़े हैं? क्योंकि आसपास के गांव में जब आपकी टीमें पहुंची हैं तो क्या कुछ नए लोग भी जुड़ गए हैं जो लापता हैं? नए लोग नहीं जुड़े हैं, आसपास के गांव के टोटल 12 लोग हैं, 11 4 गांव के हैं और एक नेपाल के रहने वाले थे। टोटल 12 लोग हैं जो आसपास के समस्त गांव के हैं, उसमें कोई नया आदमी नहीं जुड़ा है। जो दोनों प्रोजेक्ट के लोग हैं इसमें ही थोड़ा सा संख्या में चेंज आ रहा है क्योंकि अभी फाइनल फिगर जो मुझे अभी आज की तारीख में बताई गई है 204 है, किंतु संभवतः इसमें से हम तो कल तक 197 लेके चल रहे थे। इसमें 10-12 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पता स्पष्ट नहीं है, तो नाम पता वाले शायद लिस्ट पूरी 192 की है। तो आज हम इसको दिन में इसी वेरिफिकेशन में लगे हैं क्योंकि जब तक आदमी का नाम पता मोबाइल नंबर वगैरह नहीं होगा तो हम क्लियरली नहीं कह सकते वो यहाँ पे था या नहीं। तो ये आज दिन में पिक्चर क्लियर कर देंगे। अभी तक 32 बॉडीज हमें मिल चुकी हैं, तो अगर हम 204 मान लें तो 172 जो मैक्सिमम है, 204 के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमसे जो फैमिलीज कांटेक्ट कर रही हैं वो अभी तक 70-80 के बीच हुई है। हमने वो नंबर हेल्पलाइन नंबर सब जारी कर दिए हैं जिससे कि फैमिलीज कांटेक्ट कर सकें। जो हमारी 24 बॉडीज अनआइडेंटिफाइड है उनको पहचानने के लिए उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहे हैं फोटोग्राफ। तो ये आज शाम तक नंबर्स की पिक्चर क्लियर हो जाएगा, पर इतनी मैं 100% क्लियर कर दूं कि मैक्सिमम नंबर इज 204, मिनिमम इज 192 और जो है क्या बोलते हैं बॉडीज अभी तक 32 है। जी अशोक कुमार जी, ये जो लोग हैं जो लापता हैं स्थानीय लोगों को छोड़कर किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं और उनका आंकड़ा क्या क्या है? देखिए ओवरऑल करीब 60 लोग तो हमारे स्टेट के ही हैं और 47 के करीब यूपी के हैं, ठीक है। बाकी सब झारखंड के 15 हैं, बाकी सब जगह के कम नंबर 5-5 4 है। वो मैं आप कहेंगे थोड़ी देर में आपके व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा जी स्टेट वाइज, जी। ठीक है। अशोक कुमार जी, कल हमने देखा था कि वहाँ पर एक रडार का इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि अंदर अगर कोई ज़िंदगी है तो उसकी पल्स को टैप किया जा सके। उस रडार के जरिए क्या कोई सूचना मिल पाई है? क्या अंदर ज़िंदगी के निशान मिले हैं? मैपिंग प्रॉपर हो पाई पूरे टनल की? देखिए CSIR की हैदराबाद की कोई लैब है जिन्होंने हमें अप्रोच किया था और उन्होंने ये सर्वे करवाया है कल। उस सर्वे के बाद उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तभी मैं बता पाऊंगा कि वो लोग क्या एनालिसिस उन्होंने किया है। अभी उसकी रिपोर्ट हम तक आई नहीं है। जी हमने देखा वहाँ पर अशोक कुमार जी नेवी के मार्कोस को भी ले जाया गया है। क्या उम्मीद है आपको? वहाँ पर एक मशीन एक बार से अंदर भीतर जा नहीं पा रही है, क्या कोई और तरीके से गाद को बिना निकाले उन लोगों तक पहुँचने का कोई नई तरकीब सोची जा रही है? क्या अगली रणनीति क्या है जिंदगी तक पहुँचने की? कल से हम ये प्रयास कर रहे हैं। जो टनल है एक तो बड़ी टनल है जो 25 से 30 फुट डाया की है, ठीक है, और उसके डाउन लेवल पे एक छोटी टनल है जिसका डाया करीब 9-10 फुट है, ठीक है ना। तो उसमें वहां तक किसी तरह कोई अल्टरनेटिव एंट्री हो सके इसके बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो इनकी प्रोजेक्ट की इंजीनियर्स की टीम थी कि कहीं से हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एंट्री ले सकें इन टनल्स में, ड्रिलिंग कर सकें या कुछ शाफ्ट बना सकें। तो अभी तक वो पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं हो पा रही है, उसके प्रयास हो रहे हैं अभी भी। आज भी हमारे जो टीम है वहाँ पे DIG कमिश्नर बैठे हैं,
वो लोग इंजीनियर से और बाकी चारों जो संस्थाएं हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सब के साथ बैठक हो रही है अभी 11 बजे ही। जी। तो वो आज फिर आकलन कर रहे हैं कि और क्या संभव है। तो ये जो छोटी टनल जिसकी बात कर रहे हैं 9 से 10 मीटर फीट जिसका दायरा है, क्या वो टनल के दूसरे हिस्से में खुलती है? उस टनल के जरिए क्या आप पीछे की तरफ पहुंच सकते हैं? उस टनल का क्या कैसे उपयोग होगा? देखिए, जो इसकी दूसरी साइड है वहां से तो मलबा आया ही है, ठीक है ना। जो दूसरी साइड से तो इम्पॉसिबल है, वहां तो मैक्सिमम फोर्स से आया होगा। तो वो तो पूरी तरह बंद है ही यार, वहां से इसलिए एंट्री पॉसिबल ही नहीं, वहां पे हम जा भी नहीं पा रहे, है ना। ये साइड पे हम लोग, ये सड़क से जुड़ी हुई साइड है, और इसमें रिवर्स फोर्स से मलबा गया है, डैम का जो रिवर्स फोर्स है, इसमें पॉसिबिलिटी है। और जो नीचे की लेयर है, ये जो 9 फीट डाया वाली टनल है, 9-10 फीट वाली, ये निचले वर्टिकली जाए तो नीचे है ग्राउंड और नीचे इस बड़ी टनल, तो इसमें हो सकता है लोग जिंदा बचे हों, किंतु वहां तक ड्रिलिंग कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। वो लोग कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, 70-75 मीटर का वो पूरा अर्थ है। फिर भी आज हम उसमें फिर से नए ऑप्शन तलाशने के लिए कहा है मैंने, अगर कोई और नया ऑप्शन किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है तो उसको भी आज ट्राई करें। तो अभी कुल मिला के रेस्क्यू टीम के पास 2 ऑप्शन है। एक, मलबा हटा के जो टनल का मुहाना है जहां पर काम चल रहा है वहां से अंदर धीरे धीरे बढ़ा जाए। दूसरा, ड्रिलिंग करके 70-75 मीटर नीचे और फिर पहुंचा जाए। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं समझ आ रहा है अभी? और तो विकल्प है ही नहीं, किसी भी तरह वहां पे ड्रिल हो सके जहाँ से आदमी उतारे जा सके, या ड्रोन कैमरा ही चले जाए, पता चले अंदर है क्या, ठीक है ना। और कोई थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। जी, आपने ड्रोन कैमरा भी अंदर टनल में भेजा था, क्या ड्रोन कैमरे का वो कैमरा कहाँ तक जा पाया? क्या कुछ उसके जरिए पता चला कुछ है अंदर? आगे ये मार्कोस टीम भी, बाकी सब भी 10-15 मीटर से आगे नहीं जा रहे। जहां तक मशीन काम कर रही है मैक्सिमम उसके आगे 10-15 मीटर का ही सब व्यू ले पा रहे हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे। जी, आपके राहत और बचाव कार्य के बारे में एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा। जो मिसिंग लोग हैं उनको नदी में, या यूँ कहा जाए धौलीगंगा और अलकनंदा में, कितने किलोमीटर आगे तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, या फिर उसको सीमित किया गया है तपोवन और उसके आसपास के इलाके तक? नहीं, सर्च ऑपरेशन तो हमारा मेजर तो श्रीनगर तक चला है, जो करीब 150 मीटर डाउन है, 150 किलोमीटर, 125 से 150 किलोमीटर, 125 किलोमीटर डाउन तक है। वहां तक सर्च ऑपरेशन हुआ है और उसी में बॉडीज मिली है। हमने उसके बाद सर्च ऑपरेशन को इवन हरिद्वार तक बढ़ा दिया है। यद्यपि श्रीनगर में डैम है, उसके बियॉन्ड वो वहीं पे दिख जानी चाहिए बॉडीज, फिर भी हमने हरिद्वार तक बढ़ाया है। और ये जो बॉडीज हैं, करीब 8 बॉडीज तो वहाँ मिली है मलबे में, ठीक है। शुरुआती दौर में तपोवन में कुछ मिली है, कल रैनी में मिली, बाकी सब गंगा के किनारे मिली है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गोचर, जो बीच का बहते हुए जो है उस रूट में मिली है। जी अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी तक कुल मिला के जो आंकड़ा मिसिंग का 204 है, इसमें से 32 शव बरामद हो चुके हैं। बाकी लोगों के बारे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, राहत काम भी फिलहाल चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर टनल के पास जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हमारे संवाददाता रक्षित सिंह है। रक्षित, क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए विकास, जैसा अभी डीजीपी बता रहे थे तो उसी तरीके से लगभग 120 मीटर के आसपास जो है वो बताया जा रहा है। और तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि टनल की तरफ जो रास्ता जाता है उससे पहले यहाँ पर पूछताछ केंद्र जो है वो बना दिया गया है। अपनों की तलाश में जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लगातार आते हैं और अपनों के बारे में जानकारी लेने के लिए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये टनल की तरफ रास्ता जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और अब टनल के अंदर से जो मलबा आने की स्पीड है, जो रफ्तार है, वो बताया जा रहा है कि अब थोड़ी सी कम हुई है। तो ऐसे में जो उम्मीद की किरण है, जो आशा की किरण है, वो जगती हुई दिखाई दे रही है। और सभी की ये कोशिश है कि शाम तक 180 मीटर का जो वो 90 डिग्री का एंगल है एस्केप टनल वाला, वहां तक पहुंचा जा सके। जी विकास। जी रक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। रक्षित बता रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोग भी वहां पर अपनों की पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं। अब सुरंग में कितनी जिंदगी बची हुई है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 तारीख को हुए हादसे में हुए नुकसान की तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद जो सैलाब आया
उसने विष्णुप्रयाग में कैसी तबाही मचाई उसकी तस्वीरें सामने आई तो लोग हिल गए। तपोवन से धौली गंगा नदी नीचे आती है तो वो विष्णुप्रयाग में ही अलकनंदा से मिलती है। धौली गंगा में सैलाब इतने वेग से आया कि उसकी चपेट में विष्णुप्रयाग भी आ गया। चूंकि यहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, लिहाजा पानी की तीव्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उससे जो हुआ उसके आसपास की तस्वीरें आपकी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें विष्णुप्रयाग की हैं। पानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर टूटने के बाद आगे बढ़ा। विष्णुप्रयाग आते आते उसने विष्णुप्रयाग में भी तबाही मचाई। रैणी गांव जो कि उस टी पॉइंट पर है जहां पर धौली गंगा और ऋषि गंगा मिलती हैं, वहां पर भी भारी तबाही हुई। ये तस्वीरें विष्णुप्रयाग की हैं। विष्णुप्रयाग से पहले विष्णुगाड तपोवन पावर प्लांट है, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया। आप देख सकते हैं कि जो जलोढ़ आया नदी के वेग के साथ, उस जलोढ़ से बड़ी मात्रा में गाद तमाम आसपास के इलाके में जमा हो गई है और ये प्रशासन के लिए, राहत कामों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तपोवन में एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट के बैराज में जो हादसा हुआ उसके नए वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उत्तराखंड हिमालय में कितनी भीषण आपदा आई। ज़रा सोचिए, जिन्होंने वो मंजर नज़दीक से देखा और मौत से बाल बाल बचे, उन पर क्या गुजरी होगी। ऐसे ही कुछ चश्मदीदों से बात की एबीपी न्यूज़ ने। देखा कि तूफान आ गया, पता लगा कि वो बादल फट गया है। बादल फट गया है तो हमने मन में सोचा कि जैसा उधर केदारनाथ में हुआ वैसा इधर मत हो जाए। समझ लीजिए यहाँ से गाड़ी तक वहाँ से यहाँ भाग के आए ना तो नजर आ गया गेट से पानी क्रॉस कर गया। अच्छा, इतना हाइट पता कैसे लगी आ रहा पानी? वहाँ से धुआं दिखाई दिया। अच्छा, धुआं धूल दिखाई दिया। 7 तारीख को ग्लेशियर टूटने के बाद, भयानक सैलाव के बाद तपोवन पावर प्रोजेक्ट की क्या हालत हो गई, ये 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पावर प्रोजेक्ट में वो सैलाव आने से पहले की है, जिसमें पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से सही सलामत है और बाकायदा उस धौली गंगा के बीचों बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि दूसरी तस्वीरें टूट फूट गया है, 50% से ज़्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका है इस पावर प्रोजेक्ट का, विष्णुगाड पावर प्रोजेक्ट जो कि तपोवन में है। और इसमें धौली गंगा साइड से बहती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ का इलाका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तपोवन के बैराज पर जिंदगियां फंसी थी और सैलाब मौत बनकर पीछे पीछे आ रहा था। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ यही बैराज नजर आ रहा है और बैराज के ठीक ये जो सामने पॉइंट है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई बैराज के ऊपर नजर आ रही है, ठीक इसी पॉइंट पर वो मजदूर किसी तरीके से बचते हुए आगे आते हैं। पीछे से सैलाब करीब 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। बचने की कोशिश करते हुए जो आखिरी छोर देख रहे हैं आप इस बैराज का, इस आखिरी छोर पर वो आ जाते हैं। लेकिन तब भी जो सैलाब था वो एक ही झटके में इन सभी मजदूरों को अपनी आगोश में ले लेता है और सभी यूँ बहते हुए आगे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अब उसी जगह का नज़ारा, उसी बैराज का, वहाँ पर भी आपको करीब 10-10 फीट ऊंची जो मिट्टी और जो गाद है वो नज़र आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हाइट थी इस सैलाब की। करीब 80 से 100 मीटर की ऊंचाई पर सैलाब बह रहा था और इस बैराज पर मजदूर फंसे थे, वीडियो में जान बचाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस सैलाब से बच नहीं पाए और उसकी चपेट में आकर बहते हुए आगे चले गए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।